आपके सामने है क्लास 8 इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 14 स्काउट सोज द वे। और इस चैप्टर की राइटर हैं हार्पर ली, जिन्होंने एक नोवेल लिखी थी जिस नोवेल का नाम था टू किल अ मॉकिंग बर्ड। और ये नोवेल 20वीं सेंचुरी की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली नोवेल और उन नोवेल्स में से एक है जिनकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ें की जाती हैं। ये छोटा सा हिस्सा इस नोवेल का सबसे ज़्यादा ड्रामेटिकल सीन है इस पूरी बुक का। ये बुक 8 साल की बच्ची स्काउट फिच, उसके बड़े भाई जिम और उनके फादर एटिकस की 3 साल की जिंदगी पर बेस है। एटिकस एक वकील हैं जो टॉम रॉबिन्सन को एक केस से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। टॉम रॉबिन्सन पर एक संगीन जुर्म का एक झूठा आरोप लगाया गया है। जब कुछ लोग टॉम रॉबिन्सन को नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं तो एटिकस उनका सामना करते हुए उनका विरोध करते हैं। तभी स्काउट भी उनके बीच में आ जाती है। इस पूरी इंसिडेंट को फर्स्ट पर्सन यानी स्काउट नरेट करने वाली है। स्काउट ही इस पूरे इंसिडेंट को बताने वाली है। इसे एक्सट्रैक्ट में हम देखने वाले हैं कि कैसे कुछ जब बड़े लोग इस छोटी बच्ची की मासूमियत और इसकी अच्छाई को देखकर बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस करती है। इसमें कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं जैसे शेरिफ हेक्टेट, ये ऑफिसर हैं, और डिल इन स्काउट और जेम्स का एक दोस्त है। तो इस स्टोरी में क्या होता है, जब एटिकस को ये पता चलता है कि उसके क्लाइंट टॉम रॉबिन्सन को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कुछ लोग जेल की तरफ जा रहे हैं, तो उनसे पहले ही जो एटिकस हैं वो जेल के बाहर वाले डोर पर आकर बैठ जाते हैं और उन लोगों का इंतजार करते हैं। और ऐसे में जो बच्चे हैं वो भी अपने फादर के पीछे पीछे छिप छिप कर पहुंच जाते हैं, ये देखने के लिए कि उन इतनी रात को आखिर इनके फादर जा कहाँ रहे हैं, क्या उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई नुकसान तो नहीं होगा उन्हें। तो चलो अब हम आगे की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर में लिखी हुई है। लिखा हुआ है, एक लंबा सा एक्सटेंशन वायर सेकंड फ्लोर की जो बनी हुई विंडो है उनमें निकले हुए जंगलों से निकलते हुआ एक तार बिल्डिंग के नीचे की तरफ जा रहा था, जिसमें लगे हुए एक बल्ब की रोशनी में एटिकस एक दरवाजे से लगकर बैठे हुए थे। वो बैठे हुए थे एक अपनी ऑफिस चेयर पर। वो कुछ पढ़ रहे थे और इस बात से अनजान थे कि उनके सिर के ऊपर कुछ इंसेक्ट नाच रहे हैं। फिर स्काउट आगे की इंसिडेंट को बताती हुई कहती है कि यानी यहाँ पे आई कौन है, स्काउट। स्काउट कह रही है कि मैं दौड़कर अपने फादर के पास जा ही रही थी कि जैम ने मुझे पकड़ लिया। जैम मुझे कहता है कि उनके पास मत जाओ, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, वो बिल्कुल सही हैं, अब हमें घर चलना चाहिए। अब मैं तो सिर्फ यही देखने आया था कि वो कैसे हैं, वो कहाँ पर हैं। इतना होने के बाद हम शॉर्टकट लेकर वापस उस चौराहे से जा ही रहे थे, तभी हमने चार धूल मिट्टी से सनी हुई कुछ कारों को मेरिडियन हाईवे से आते हुए देखा। वो बड़ी ही धीरे धीरे एक लाइन में चल रही थी और फिर उन्होंने उस चौराहे को पार किया और बैंक बिल्डिंग के सामने से निकलकर वो सीधे जेल के सामने आकर रुक गई। अभी तक गाड़ियों से कोई भी बाहर नहीं निकला था। हमने देखा कि एटिकस उस न्यूज़पेपर के से अपने चेहरे को ऊपर करता है और न्यूज़पेपर को बंद कर कर बड़ी ही ध्यान से उसे फोल्ड कर देता है और उसको अपने लैप्स पर यानी अपनी जांघों पर गिरा देते हैं और अपनी हैट को पुश करते हुए पीछे की तरफ खींचते हुए उसको हैट को हटा देते हैं। ऐसा लग रहा था कि एटिकस यानी उनके फादर इन लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे, जैसे वो जानते थे कि ये लोग आने वाले हैं। तो मेरे भाई जैम ने मुझसे कहा फुसफुसाते हुए, चलो देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने छिपते हुए उस चौराहे को पार किया, फिर उस रास्ते को पार किया और फिर हम पहुंच गए जिटनी जंगल डोर पर। ये एक जगह है, जगह का नाम बताया गया है। यहाँ से मेरे भाई ने एक दीवार के पीछे से झांकते हुए देखा और कहा कि अभी हम और भी पास जा सकते हैं। हमने क्या किया कि हम दौड़ते हुए टिंडल हार्डवेयर डोर तक पहुँचे। ये काफ़ी पास था मेरे फादर के तक और ऐसा अब हमने बड़ी ही ध्यान से किया। हम बड़े ध्यान से अपने फादर के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके थे। अब हमने देखा कि उन गाड़ियों से एक दो कर कर कुछ आदमी बाहर निकले। उनकी अभी तक परछाई दिख रही थी, पर जैसे जैसे वो जेल के डोर के पास पहुंचते गए, जैसे जैसे वो जेल के डोर के पास बढ़ते गए, वैसे वैसे उस रोशनी में उनका जो परछाई वाला शरीर है उसने एक आकृति ले ली, एक सॉलिड शेप ले ली, यानी अब वो दिखने लगे थे। एटिकस अभी भी वहीं पर थे जहाँ पर वो पहले से बैठे हुए थे। अब कुछ जो वो लोग जब मेरे फादर के सामने आए तो उन्होंने उन्हें ढक दिया, यानी अब हम उन्हें देख नहीं पा रहे थे अपने फादर को। उन्हीं भीड़ में से एक आदमी ने ये कहा मेरे फादर से कि
क्या वो यहाँ है, यानी वो पूछ रहे हैं टॉम रॉबिन्सन के बारे में, क्या टॉम रॉबिन्सन यहाँ पर है। मेरे फादर की बात मुझे सुनाई दी कि मेरे फादर ने आंसर दिया कि हाँ टॉम रॉबिन्सन यहीं पर है, वो सो रहा है और उसको जगाना मत। मेरी फादर की इस बात से मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि एक ऐसी सिचुएशन है, एक सीरियस सिचुएशन होते हुए भी एक फ़नी सिचुएशन बन गई है जिसमें लोग भी फुसफुसाते हुए हंस रहे हैं। फिर बाद में क्या हुआ कि जो दूसरा आदमी है वो कहता है कि मेरे फादर से, यानी एटिकस फिंच से बोलता है कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, आप जानते ही हैं, इसलिए हमारे सामने से इस डोर पर से हट जाइए। तो उनके फादर एटिकस उस आदमी जिसका नाम था वोल्टर, उस आदमी को जवाब देते हैं कि तुम यहाँ से घूम जाओ और अपने घर चले जाओ। हेक्टेट यानी ऑफिसर हेक्टेट यहीं पर आसपास घूम रहे होंगे। तब दूसरा आदमी इनकी बात सुनकर कहता है कि द हेल इज, मतलब इनकी बात से को मानने से ये इनकार कर रहे हैं। तो हेक्टेट वो कहता है दूसरा इंसान की द हेल इज, मतलब वो इन बात को मानने से इनकार करते हैं और कहते हैं कि हेक्टेट और उनके साथी घने जंगल में गए हैं और वो सुबह तक वापस नहीं लौटेंगे। एटिकस पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, आपको ऐसा क्यों लगता है। तो वह आदमी मजाक में कहता है कि वो तो एक स्नाइप हंट के लिए गया है, एक गूस का पीछा करने के लिए, एक शिकार करने के लिए, एक गूस का। क्या आपको इस बारे में नहीं पता है, क्या आपने इसके बारे में नहीं सोचा है। तो एटिकस फिंच कहते हैं कि मैंने इसके बारे में सोच रहा हूँ पर मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मेरे फादर की वॉइस अभी भी वैसी ही थी। और यहाँ पर वो और भी बात करते हैं और लास्ट लाइन वो इस लाइन को बोलकर ख़त्म करते हैं। यहाँ पर बीच में जो एटिकस है, जो स्काउट है, वो बोल पड़ती है कि मेरी फादर की वॉइस अभी भी वैसी ही थी जैसे कि उनकी पहले थी। और यहाँ पर इन्होंने इनके फादर और उनके लोगों की बात बीच में यहाँ पर ख़त्म होती है। तो ये दूसरा इंसान कहता है कि इट डू, मतलब ये विश्वास करती हैं, ये बस कह ही रही हैं, इन्हें विश्वास है। और ये इंसान जो बोल रहा था वो अभी भी परछाई में था। तो एटिकस कहते हैं कि आपको अभी भी ऐसा लगता है, कि आप ऐसे सोचते हो। ये दूसरी बार था जब स्काउट ने अपने फादर से इस तरीके का क्वेश्चन पूछा था, यानी 2 दिनों में 2 बार इनके फादर इस तरीके का क्वेश्चन पूछ चुके थे कि डू यू रियली थिंक सो, जिसका मतलब है कि कोई इंसान अब मुसीबत में आने वाला है। तो इस वक्त क्या किया स्काउट ने अपने भाई जेम्स से पीछा छुड़ाते हुए तेजी से दौड़ती हुई अपने फादर के पास पहुंच गई। जैम चिल्लाया, यानी जैम उसका भाई चिल्लाता है, उसे पकड़ने की कोशिश भी करता है, पर स्काउट उन पर भारी पड़ जाती है, अपने भाई पर भी और उनके फ्रेंड डिल पर भी, और उनसे छूट कर लोगों को धकेलती हुई उन स्मेली बॉडीज़ पर, स्मेली बॉडीज़ किनको कहा है, उन लोगों को जो वहाँ पर गाड़ियों से आए थे, उन स्मेली बॉडीज़ को धकेलते हुए वो उस रोशनी के घेरे में आ जाती है उन लोगों के बीच, और कहती है हे एटिकस, यानी अपने फादर को कह रही है हे एटिकस। और उस स्काउट को लगता था, मतलब स्काउट कह रही है कि मुझे लग रहा था कि मेरे फादर मुझे देखकर सरप्राइज होंगे, वो खुश होंगे, पर उनके चेहरे को देखकर मेरे चेहरे की जो खुशी है वो उड़ गई, क्योंकि उनके चेहरे पर अब एक डर की रोशनी आ चुकी थी, उनकी आंखों में एक डर की रोशनी दिखाई दे रही थी। पर यह रोशनी जब चली गई जब डिल और जैम भी वहाँ पर रोशनी में आ गई हमारे सामने। मैंने एक नज़र घुमा के देखा और मैंने पाया कि ये सभी लोग अजनबी हैं, ये वो लोग नहीं हैं जो जिनसे हम पिछली रात मिले थे। यानी यहाँ पर आपको पता ही है कि हम इस पूरी नोवेल का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्काउट हो वो उनके से कुछ लोग इस स्टोरी से पहले, मतलब इस छोटे से एक्सट्रैक्ट से पहले कुछ लोग इनसे मिले होंगे इस रात से पहले, और इनसे कंपेयर करते हुए स्काउट कहती है कि ये वो लोग नहीं हैं जिससे हम पिछली रात मिले थे। और उसे बड़ी ही एम्बेरसमेंट फील होती है, वो सोचती है कि वो कैसे इन लोगों के बीच में आकर खड़ी हो गई, इन लोगों के बीच में सर्कल में आके खड़ी हो गई जिनके बारे में वो जानती नहीं है, ये सभी अनजान है उसी के लिए। फिर एटिकस अपनी चेयर पर से उठती है और बड़ी ही धीरे धीरे मूव करती हैं, बड़ी धीरे धीरे चलती हैं, जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति चल रहा होता है। वो अपने न्यूज़पेपर को बड़े ही ध्यान से रखती हैं नीचे और अपनी उंगलियों को सही करती हैं, और उनकी अभी भी उंगलियां कांप रही थी। अब वो कांप क्यों रही थी, क्योंकि उनके बच्चे सामने आ गए थे, उन्हें अभी भी घबराहट हो रही थी अपने बच्चों को लेकर। और वो अपने बड़े बेटे यानी जैम से कहता है कि घर जाओ और स्काउट और डिल को भी अपने साथ लेकर जाओ। यहाँ पर जो जैम है वो बड़ा बेटा है इनका, इसलिए वो इन्हीं को ऑर्डर दे रहे हैं, कि कह रहे हैं कि स्काउट को डिल को घर लेकर चले जाओ। फिर स्काउट कहती है कि हम अपने फादर की बातों मानने के आदी थे
और चाहे आदि ना होते हो तब भी हम अगर हमारे फादर कुछ हमसे कहें तो हम बिना क्वेश्चन किए उनकी बातों को, उनकी इंस्ट्रक्शन को मान लिया करते हैं। पर जिस तरीके से मेरा भाई इस वहाँ पर उनके सामने खड़ा था, मुझे नहीं लगता था कि जैम इस बार उनकी यहाँ से जाने की सोचने वाला है या फिर उनकी बात मानने वाला है। तो फिर क्या हुआ कि एटिकस फिर से अपने बड़ी बेटी जैम से कहती हैं कि घर चले जाओ, यहाँ से घर जाओ। तो जैम अपना सिर हिलाकर मना कर देता है और एटिकस अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए अपनी हिप तक लेकर जाते हैं, यानी अपनी कमर तक, और थोड़े से झुक जाते हैं, जिससे कि जैम और उनके फादर एटिकस का चेहरा एक दूसरे के सामने आ जाता है। यहाँ पर जो स्काउट है इन दोनों के बीच की समानता ही देखने लगती है कि इनमें क्या मिलता जुलता है। वो देखती है कि जैम का जो हेयर हैं और आइस हैं वो सॉफ्ट ब्राउन कलर के हैं, उसका जैम का फेस ओवल शेप का है, उसके ईयर भी बिल्कुल फिट हैं उसकी मदर की तरह, यानी उनकी मदर की तरह। पर इसके विपरीत एटिकस ऐसे नहीं है, उनके ब्लैक हेयर अब ग्रे हो चुके हैं, उनका जो चेहरा है, जो फीचर्स है वो स्क्वायर कट की तरह है। बट फिर भी उनमें कुछ तो हद तक वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और वो क्या है, इनके बीच में क्या समानताएं हैं, वो है इनका म्यूचुअल डेफिनेंस, यानी इनमें दोनों में एक दूसरे की विरोध करने की जो आदत है वो एक जैसी है। दो विरोध करना या फिर मान लीजिए कि हटी हो जाना, जिद्दी हो जाना, वो इनको एक जैसा बनाता है। फिर से एटिकस अपने बेटे से कहते हैं, सन मैंने कहा कि घर जाओ। और जैम फिर से अपने सिर को हिलाकर मना कर देता है। फिर एक मोटा सा इंसान कहता है जो उस जैम को, यानी उनके बड़े बेटे को कॉलर से पकड़ता हुआ और उसको खींचता हुआ, उसके कदमों से खींचता हुआ कि मैं इनको घर ले जाऊंगा। तो तभी स्काउट उसके कदमों पर, उसके पैरों पर लात मारती है और कहती है इसको छूना मत। जब वो उसको लात मारती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो इंसान दर्द से कराता हुआ पीछे गिर जाता है, क्योंकि जो स्काउट थी उसका रियल जो इंटेंट था, मतलब वो उसका रियल एम ये था कि वो उसकी सीन पर वार करना चाहती थी, यानी उसके घुटनों के नीचे वाली जगह पर, पैरों में। पर उसने जो वार किया था वो बड़ी ही तेजी से लग गया था, जिससे कि वो दर्द से कराता हुआ पीछे गिर पड़ा था। तभी एटिकस अपनी बेटी स्काउट के कंधों पर हाथ रखते हुए कहती है कि बहुत हुआ स्काउट, अब बस करो और लोगों को इस तरीके से लात मत मारो, क्योंकि मैं बिल्कुल सही कर रही थी। तो फिर क्या हुआ, मैंने लोगों से कहा कि मेरे भाई स्काउट को इस तरीके से, अब दोबारा से इस तरीके से व्यवहार मत करना। फिर उन लोगों में से कुछ लोग कहते हैं कि ऑल राइट मिस्टर फिंच, इन बच्चों को यहाँ से बाहर निकालो, इनको भेजो, हम आपको 15 सेकंड देते हैं और आपको इनको यहाँ से भेजना होगा। फिर क्या होता है, फिर हाँ, इसके बाद क्या होता है कि स्काउट कह रही है कि इन सभी अजनबियों के बीच, इन सभी अजीब से लोगों के बीच, जब एटिकस जैम को समझा रहे थे, क्या समझा रहे थे कि उसे घर जाना है, तब जब फिर भी जैम जो है वो मना कर रहा था, उसका बार बार वही आंसर था। एटिकस बहुत ही उससे रिक्वेस्ट करते हैं अपने बेटे से, फाइनली वो एक और लाइन कहते हैं, प्लीज़ जैम यहाँ से घर चले जाओ। तो इन सब में जो स्काउट है वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, वो पर थोड़ी थकी हुई महसूस करती है, और वो देखती है कि जो उसका भाई है उसके पास कोई रीज़न हो सकता है इस तरीके से मना करने का, क्योंकि वो जानता है कि अगर जब इसके बाद वो घर जाएंगे तो एटिकस जो उनके फादर हैं उनसे किस तरीके का बर्ताव करेंगे, क्योंकि ये इनकी बात नहीं मान रहे थे। फिर स्काउट कहती है कि मैं उन भीड़ की तरफ देखने लगी, उन भीड़ की तरफ जो लोग थे उनकी तरफ। ये गर्मियों की रात थी, पर लोगों ने अच्छी पूरी ड्रेस पहनी हुई थी, उन्होंने कॉलर वाली ड्रेस पहनी हुई थी, जिनकी शर्ट के बटन उनके कॉलर तक लगे हुए थे, और वो बिल्कुल कोल्ड नेचर के हमें लग रहे थे, जिनके स्लीव्स भी लगे हुए थे, यानी स्लीव्स भी अनरोल्ड थे, मतलब रोल नहीं थे, पूरी अच्छे से उनकी बाजुएं खुली हुई थी, मतलब बंद थी, और उनके स्लीव्स के बटन भी लगे हुए थे। उन्होंने हैट्स भी पहनी हुई थी, जिनको खींचकर उन्होंने अपने कान तक लगाया हुआ था, बिल्कुल ऐसा माहौल बनाया हुआ था जैसे सर्दियों का माहौल हो। पर उनको जब हमने चेहरे को देखा तो वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे वो थकी हुई हो, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें नींद आ रही हो, और इससे हमें ये महसूस होता है कि वो ऐसे इंसान हैं जिनको रात तक जागने की आदत नहीं है। फिर मैंने उन लोगों में एक फैमिलियर फेस ढूंढने की कोशिश की, एक ऐसे इंसान को जिसे मैं जानती हूँ शायद।
तो मैंने ऐसा ढूंढने की कोशिश की और आखिरकार मुझे एक ऐसा इंसान मिल गया। ये थे मिस्टर कनिंगमैन। तो मैंने उनसे कहा, हे मिस्टर कनिंगमैन, पर उस इंसान ने, मिस्टर कनिंगमैन ने इनकी बातें नहीं सुनी। फिर से उसने कहा, हे मिस्टर कनिंगमैन, क्या आपके इंटेलमेंट, जो इंटेलमेंट है वो कैसा चल रहा है? इंटेलमेंट क्या होता है? किसी की भी प्रॉपर्टीज़ पर लगाई गई लिमिटेशंस या फिर रेस्ट्रिक्शन, कि किसी रुकावटें, किसी की प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, उस पर कोई रुकावटें या फिर कुछ भी लिमिटेशन लगाते हैं तो उसे इंटेलमेंट कहा जाता है। और ऐसी बात स्काउट क्यों कह रही है? क्योंकि मिस्टर वोल्टर कनिंगमैन की लीगल अफेयर्स के बारे में स्काउट बहुत ही अच्छे से जानती थी, क्योंकि उनके पिता एटिकस ने एक बार उन्हें इनके बारे में बताया था। क्योंकि एटिकस एक बार मिस्टर वोल्टर कनिंगमैन के साथ काम कर चुके हैं, उनकी इस इंटेलमेंट वाली प्रॉब्लम में यानी प्रॉपर्टी की रेस्ट्रिक्शन में उनके साथ दे चुके हैं। तो वो इन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि एक बार उनके फादर ने इनकी मदद भी की थी। और फिर वो इंसान अपनी पलकों को झपकाता है और अपनी उंगलियों को मोड़ता है, जैसे कि उसे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा हो, मतलब वो इनसे नज़रें चुराने की कोशिश कर रहा है। फिर अपने गले को साफ करता है और अपना जो लुक है वो दूसरी तरफ मोड़ लेता है। और फिर स्काउट कहती है कि मेरी ये दोस्त बनाने की जो तरकीब है शायद काम नहीं हुई। फिर वो देखती है कि मतलब कनिंगमैन की व्यू के बारे में बताती है कि वो कैसा दिखता है। मिस्टर कनिंगमैन ने एक हैट नहीं पहना था, उसके सिर के ऊपर का हिस्सा सफ़ेद था, जिससे उसका चेहरा और उसका सिर की जो कलर है वो नहीं मिलता था, जिससे उसे स्काउट को ये बिलीव हुआ कि वो काफ़ी समय से हैट पहना हुआ करते थे, जिससे उनका जो सिर का ऊपर का हिस्सा है वो सफ़ेद पड़ चुका है। और उन्होंने अपने कुछ कदमों को खिसकाया, उन्हें हमने देखा कि उन्होंने हैवी वर्क शूज़ पहने हुए थे। फिर से स्काउट कहती है अपनी बात को, क्या आप मुझे नहीं जानते? क्या मैं आपको याद नहीं? मिस्टर कनिंगमैन कहते हैं, सॉरी, हाँ, तो वो कहती है कि आपको मैं याद नहीं मिस्टर कनिंगमैन, मैं जीन लुइस फिंच हूँ। वो अपना पूरा नाम बताती है, जीन लुइस फिंच हूँ। क्या आपको याद है कि आप एक बार हमारे लिए हिक्री नट्स लेकर आए थे? क्या आपको याद है? आपको क्या याद है इन सब के बारे में? फिर उसको, स्काउट को ये महसूस होने लगता है, ऐसी फीलिंग आने लगती है जब कोई लोग आपको जानते हुए भी ना जानने की आपके जानते हुए भी आपको ना जानने की एक बिहेव कर रहा हो, तो ऐसी फीलिंग उसको आती है। फिर वो कहती है अपनी बात को फिर से दोहराते हुए कि मैं आई गो टू स्कूल विथ वोल्टर। यहाँ अच्छा, यहाँ पर वो कहती है कि मैं वोल्टर के साथ स्कूल जाती हूँ। क्या आपको पता है कि मैं आपके बेटे के साथ स्कूल जाती हूँ और वो आपका लड़का है ना? वो आपका लड़का ही है ना? तो कनिंगमैन थोड़ी अपना सिर हिलाते हैं और वो ऐसा सिर हिलाते हैं जैसे कि वो बेहोश हो, जिससे ये पता चल जाता है स्काउट को, हाँ, वो अब मुझे पहचान रहे हैं। फिर वो अपनी बात को फिर आगे दोहराती है, कहती है कि मैं उसी के साथ उसी ग्रेड में पढ़ती हूँ, उसी क्लास में पढ़ती हूँ। वो बहुत ही अच्छा लड़का है, वो बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा लड़का है, रियली नाइस बॉय है वो। और उसने एक बार हमारे साथ डिनर भी किया है, शायद उसने आपको इस बारे में बताया होगा। मैंने इस बार उसको पीट भी दिया था, पर फिर भी वो बहुत ही अच्छा लड़का है, उसने इस बार भी उसने इस बात पर भी मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं किया। मेरा उसको हाई करना, मतलब कि आप मेरा उसको हाई करेंगे। एटिकस ने अपनी बेटी को ये समझाया हुआ था कि कभी भी जब भी किसी इंसान से आप बात कर रहे हो तो उससे पोलाइटली बात करो और उससे इस बारे में बात करो जिस इंसान को उस बात में इंटरेस्ट हो, ना कि उन बातों को करो जिसमें उनको इंटरेस्ट ना हो। तो मिस्टर कनिंगमैन को अपनी बेटों की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो स्काउट ने क्या किया, अपनी बात को फिर से इंटेलमेंट पर मोड़ दिया। इंटेलमेंट यानी वही कि जो प्रॉपर्टीज़ है उस पर जो रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए होती है उन बातों पर अपनी बात को मोड़ दिया। और फिर क्या कहा कि ये इंटेलमेंट जो होती हैं, जो रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है ज़मीनों पर, आपकी प्रॉपर्टीज़ पर, ये बहुत ही गलत होता है। और जब मैं इनको ये सब बातें कर रही थी, इनको समझा रही थी, तो मैंने देखा, धीरे धीरे मैंने देखा कि सभी लोगों की नज़रें मेरी तरफ घूम चुकी थी, सभी लोग मेरी तरफ ही देख रहे थे, कुछ लोगों का तो मुँह भी आधा खुला हुआ था। एटिकस ने अब पोकिंग करना यानी अपने बेटे जैम को बार बार फोर्स करना भी बंद कर दिया था।
अब इन सभी लोगों का अटेंशन बिल्कुल मेरी तरफ था। एटिकस का भी मुंह आधा खुल चुका था, मतलब एटिकस भी आधा मुंह खोलकर देख रहे थे, और एटिकस ने ही हमें कभी समझाया था कि ये बिल्कुल गलत बात है, इस तरीके से मुंह खोलना नहीं चाहिए। तो जब मेरी आंखें उनसे मिली तो उन्होंने भी अपना माउथ बंद कर दिया, और मैंने कहा एटिकस से कि वेल एटिकस, मैं इनसे कह ही रही थी मिस्टर कनिंगमैन से कि जो इंटेलमेंट्स होते हैं ये बहुत ही बड़े गलत होती हैं और इनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों मिलकर इनकी इस परेशानी को जल्दी ही इस परेशानी से इन्हें जल्दी ही छुटकारा दिला देंगे। फिर मैंने अपनी जो बातें हैं उनको धीमा करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं सोचने लगी थी कि मैं क्या क्या बातें करे जा रही हूँ, मैं क्या क्या बोले जा रही हूँ, मुझे खुद ही पता नहीं है। इंटेलमेंट ये आखिरी बात थी जब मैंने उनसे की थी, और इस बात को करके मैंने इस अपनी जो टॉकिंग है, जो अपनी बात है, उसको ख़त्म किया। मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे पसीने आ रहे हैं मेरी बालों की तरफ से। मेरे जो बाल हैं उनके हिस्सों पर, मान लीजिए ये इसके बाल हैं, तो इसके बालों के माथों पर यहाँ पर पसीना आ रहा था। तो इस पर ये कहती है कि जब मुझे पसीना आ रहा था तो मैं कहीं भी काफ़ी समय तक खड़ी रह सकती हूँ, पर ये कुछ लोग थे अभी भी मेरे सामने, पर तो मैं इनके सामने ज़्यादा देर तक खड़ी ऐसे नहीं रह सकती थी। ये अभी भी लोग शांत खड़े थे, मेरी बातें सुन रहे थे। मैंने एटिकस से कहा कि अब आपको क्या हुआ, मतलब एटिकस से पूछते हैं, जब एटिकस भी बड़ी ध्यान से सुन रहे थे मुंह खोलकर, तो एटिकस से पूछती है स्काउट की क्या हुआ। तो एटिकस जवाब देते हैं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब एटिकस कुछ भी नहीं बोलते हैं, सॉरी कुछ नहीं कहते हैं, सॉरी एटिकस कहती हैं कि कुछ नहीं। फिर वो अपनी नज़र घुमाकर फिर से कनिंगमैन की तरफ देखती है, जिनका चेहरे पर बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं थे, जिनके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। फिर उन्होंने एक अजीब सी चीज़ की, उन्होंने अपने आप को झुकाया, मतलब वो नीचे की तरफ झुके, मेरे शोल्डर्स पर हाथ रखा और मुझसे कहा कि मैं तो मेरी जो हाई है अपने बेटे को दूंगा, यानी तुमने हाई किया है, मेरे बेटे को हाई करने के लिए भेजा है, मैं उस हाई को अपने बेटे तक भेज दूंगा। फिर वो अपने आप को सीधा करते हैं, खड़े होते हैं और हमारी तरफ हाथ हिलाते हैं और अपने लोगों से कहते हैं चलो यहाँ से अपनी ये जगह खाली करो, चलो अब वापस चलते हैं। सभी बॉयज़ को वो इस तरीके से कहकर वापस ले जाने लगते हैं। जिस तरीके से वो आए थे, एक एक करके, एक दो आदमी इंसान करके उस गाड़ी से उतरे थे, वैसे ही वो दोबारा से उन गाड़ियों में, उन टूटी फूटी गाड़ियों में वापस चढ़ जाते हैं। डोर बंद होते हैं, इंजन स्टार्ट होता है और सभी चले जाते हैं। मैं, यानी स्काउट कह रही है कि मैं एटिकस की तरफ मुड़ती हूँ, पर एटिकस जेल की तरफ पहुँच चुके थे। उनका चेहरा दीवार की तरफ था। वी लर्न अगेंस्ट इट, हाँ, एटिकस जेल की तरफ जा चुके थे, पर उनका चेहरा दीवार की तरफ था। मैं उनके पास पहुंची, उनकी स्लीव्स को खींचा, यानी उनकी बाजुओं को खींचा और पूछा क्या अब हम घर जा सकती हैं। उन्होंने सिर हिलाया और अपने पॉकेट से एक हैंकरचीफ, एक रुमाल निकाला, अपने चेहरे पर डाला और एक ज़ोरदार छींक मारी। ठीक है, शायद ये इनका इशारा हो सकता है टॉम रॉबिन्सन को बुलाने का, कि जिस वजह से क्या हुआ, इनके छींक की वजह से एक डरी सहमी सी आवाज़ आई, जो कि अंधेरे से आ रही थी, और उसने पूछा उस आवाज़ ने, क्या सब लोग जा चुके हैं। तो एटिकस ने पीछे कुछ कदम खिसकाते हुए बोला, कदम खिसकाए और देखा और बोला कि हाँ वो जा चुके हैं, अब तुम सो सकती हो, वो लोग अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये टॉम रॉबिन्सन को बचा लेते हैं और बच्चे अपने फादर और टॉम रॉबिन्सन दोनों को। जिस तरीके से जो स्काउट है उसकी चालाकी से, उसकी इस मासूमियत वाली बातों से यहाँ पर इनके फादर और जो टॉम रॉबिन्सन है वो दोनों बच जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये चैप्टर ख़त्म होता है, जिसके क्वेश्चन आंसर मैं जल्द ही इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा और आप क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय।